हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड डेफिनेशंस जो भी होंगी वो पढ़ेंगे और इसकी काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे। बेसिकली ये देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से टाइम के साथ में वेरी करता है, वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है और डिस्प्लेसमेंट के साथ में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें और उनसे रिलेटेड ग्राफ्स। तो इसे हम लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ए सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले तो पीरियोडिक मोशन को जानना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन। देखो, पीरियोडिक मोशन बेसिकली जो होता है वो होता है कि अगर कोई बॉडी अपने पाथ को रिपीट करके, बल्कि पाथ ना कह करके मैं अगर ये बोल दूं कि अपने डेफिनेट पाथ को डेफिनेट टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी रिपीट करती है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी कि एक ऐसा मोशन की बॉडी अपने डेफिनेट टाइम पर डेफिनेट पाथ को ही रिपीट करे, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो होता क्या पीरियोडिक मोशन? द मोशन in definite path which repeat itself in definite interval of time. अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की तो सन के अराउंड अर्थ का जो मोशन होगा, अर्थ सन के अराउंड जैसे घूमती है, अब चाहे वो ऑर्बिट सर्कुलर हो या ऑर्बिट एलिप्टिकल हो, लेकिन वो डेफिनेट तो पाथ है और डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में घूमा करती है, तो ऐसा मोशन क्या हो जाता है? पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर ये सन है, इसके अराउंड ये अर्थ ऐसे करके घूम रही, और ये अर्थ जो है ये अर्थ सन के अराउंड यहां पर ऐसे घूम रही, तो वो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 365 एंड 1/4 डेज, मतलब ये डेफिनेट टाइम है। इसके बाद फिर से इसी पोजीशन पर आ जाएगी और फिर से अपने पाथ को रिपीट करने लगेगी। जैसे मैं कहूं कि अगर अपने पास में कोई क्लॉक है और उस क्लॉक की मिनट हैंड जो है ऐसे घूमेगी, तो 1 घंटे के बाद में ये मिनट हैंड जो है, इसका टाइम पीरियड होगा 1 आवर्स। 1 घंटे के बाद में मिनट हैंड फिर से अपने पाथ को रिपीट करने लगती है, इसका जो टिप है वो अपने पाथ को अगेन रिपीट करने लगती है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। या मैं ये भी कह सकता हूं पेंडुलम का मोशन भी पीरियोडिक मोशन, उसका एक टाइम पीरियड है अपनी मेन पोजीशन का, अबाउट टू एंड फ्रो। लेकिन अगर हम बात करें हार्मोनिक मोशन की, ये तो पीरियोडिक मोशन है, यानी पीरियोडिक मोशन वो मोशन होगा जिसमें एक टाइम पीरियड होगा। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? एनर्जी को कंजर्व रखते हैं हमेशा। कोई भी पीरियोडिक मोशन होगा जिसमें टाइम पीरियड होगा, उसमें एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इस तरीके से। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि अपने को जानना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन क्या, ये देखते हैं। हार्मोनिक मोशन एनी टाइप ऑफ मोशन, एनी टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। any motion which is to
to and fro about its mean position. About its mean position is called हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम लोग देखें, ध्यान दो, मैंने मान लिया कि ये मीन पोजीशन है और ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो अगर कोई मोशन हो रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड द हार्मोनिक मोशन। मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानूं, इसको मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस माने ले रहा हूं और ये मीन पोजीशन हो गई। ध्यान देना, इसमें जो फोर्स होता है, इसकी जो कंडीशन होती है, वैसे ये है नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन कुछ चीजें इसकी तो हम जान ही लेते हैं सिंपल हार्मोनिक पता करने के लिए। तो ये जो फोर्स होता है उसकी कंडीशन होती है, फोर्स होता है माइनस के एक्स टू द पावर एन वेक्टर फॉर्म में, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स वेक्टर की पावर एन, वेयर एन जो होगा, अगर n की वैल्यू की बात करेंगे, सो n इज 1, 3, 5, 7, यानी ऑड नंबर्स लेते हैं। क्यों ऑड नंबर्स लेते हैं ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, देखते समझते जरा। मान लो यहां पर पार्टिकल था और पार्टिकल थोड़ी देर बाद स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होकर के इधर आ गया, किसी फोर्स की वजह से इसे डिस्प्लेस किया और वो फोर्स मैंने हटा दिया, पार्टिकल यहां पर आ गया, यानी अभी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की कैसी है? पॉजिटिव। मैंने कहा ये पार्टिकल इधर 2 मीटर चल करके आया, तो अगर ये 2 मीटर चल करके आएगा तो फोर्स वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा माइनस का के, एक्स की जगह 2 और एन की जगह अगर मैंने मान लिया ऑड नंबर रखा तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो यानी फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास में -2, एक्स एक्सिस से आई कैप लिखा तो -2 आई कैप, यानी फोर्स जो है वो किस तरफ आ रहा है? अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। यानी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं तो फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस किया इसे और फोर्स हट चुका है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट इधर था, फोर्स हट गया था, तो फोर्स तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चालू हुआ लगना, और फोर्स अगर इधर लगा तो ये इस तरफ जा रहा था, फोर्स इधर लगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 0, और जैसे ही वेलोसिटी इसकी 0 होगी तो इस तरफ अभी फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इधर इसे इस तरफ एक्सेलरेट करते 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 मीन पोजीशन तक लाएगा। अच्छा, ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 आ गया, 2 आई कैप मैंने पावर 1 रख दी, या 2 रख देता पावर, या 3 रख देता पावर, वो 2 नहीं 3 या 5 कुछ भी रख देता, तो भी x फोर्स की वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतने ज्यादा फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब मान लो यहां से वेलोसिटी 0 हुई, यहां पर इसकी वेलोसिटी लेट मैंने कह दिया कि, या यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, ये इसकी एम्पलीट्यूड पोजीशन मैंने मान ली। अब क्या होगा? अब ये पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन फोर्स तो अभी लग रहा है, और बल्कि ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करे और डिस्प्लेसमेंट यहां सबसे ज्यादा है। तो अब क्या होगा? ये पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होगा और धीरे 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 इधर बढ़ेगा। जैसे जैसे इधर बढ़ता जा रहा फोर्स तो कम होता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, और एक्सेलरेशन अगर कम होता जा रहा तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है वेलोसिटी कम हो रही। भाई एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन लग तो रहा ही है, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ते 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 मीन पोजीशन पर जैसे ये पहुंचा, मीन पोजीशन पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 0। क्यों 0 हो गई? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जैसे मीन पोजीशन पर पहुंचा यहाँ फोर्स 0 हो गया, लेकिन यहाँ तक एक्सेलरेशन लग रहा था, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ मैक्सिमम क्योंकि इसके आगे भी तो हो जाती, नहीं, इसके आगे कंडीशन ये होगी कि अगर पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हुआ, मैंने कहा चलो भाई इधर की तरफ 2 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं लिखूं -2 आई कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले रहा हूं, तो फोर्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा? -2 के आई कैप की पावर n की वैल्यू कुछ भी रख दो। अब n की वैल्यू अगर यहां पर मैं रखूंगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो फोर्स आ जाएगा +2 के आई कैप,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा और फिर जीरो हो जाएगी, फिर इधर पार्टिकल भागने लगेगा दोबारा। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो भागेगा। अच्छा, यहीं पर अगर मैं 2 ले लेता या 4 ले लेता या 6 ले लेता या 8 ले लेता, जैसे ही मैं यहाँ 2 लूंगा तो नेगेटिव की पावर इवन नंबर, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, फोर्स बढ़ा और इधर ही डायरेक्शन बढ़ा, तो वो लगातार ऊपर ही चलता चला जाएगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आएगा। टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा, तो वो हार्मोनिक मोशन हो ही नहीं सकता। तो हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन ये है कि फोर्स जो है वो माइनस के एक्स टू दी पावर n होना चाहिए, x वेक्टर की पावर n, वेयर n इज ऑड नंबर 1 3 5 7। अब अपने सिलेबस में जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं 3 5 7 से। जहां पर n की वैल्यू 1 होगी वो टर्म अपना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन n शुड बी इक्वल टू 1। n की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे। भाई देखो, मैं ये मान ही नहीं रहा हूं कि यहां पर कोई ड्रैग लग रहा है, हो सकता है यार ड्रैग लग रहा हो। तो अगर ड्रैग लगेगा तो वेलोसिटी क्या, मैकेनिकल एनर्जी कैसी होगी, हीट की फॉर्म में ड्रैग लगेगी तो एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर कोई ड्रैग लगेगा तो डैम्पिंग आएगी। एडवांस के सिलेबस में ऐड कर दिया गया, तो वो मैं आगे टॉपिक बताऊंगा फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब है तो हार्मोनिक मोशन ही, बस यहां पर n की वैल्यू 1 हो चुकी है। यानी कि इसकी कंडीशन जो होगी, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हम देखेंगे तो फोर्स जो होगा वो आ जाएगा माइनस के एक्स की पावर 1, तो यानी माइनस के एक्स। अच्छा, पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है ऐसे, यहां से ये पोजीशन होती है मीन पोजीशन, और ये किसी एक तरफ जो है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, किसी एक तरफ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड की अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड, अगर थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है, एम्पलीट्यूड को अगर डिफाइन करेंगे, सो इट इज डिफाइंड एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहां तक पॉइंट क्लियर। यानी ये x इक्वल टू 0 पर मैंने मानी मेन पोजीशन, और x इक्वल टू प्लस a पर मैंने कह दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे ही x इक्वल टू माइनस a भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मेन पोजीशन है। अब ध्यान देना जरा, अगर मैं कंडीशन इसकी चेक करूं तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स वेक्टर। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया माइनस का के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर, और इस के बाई एम को मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर। यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन, ये बात मैं आगे बताऊंगा कि के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है। अच्छा, एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब d2x ओवर dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0।
ये अपनी कंडीशन SHM की सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है वो ये है d2x ओवर dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मुझे चेक करना है कि कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इस पर फोर्स या एक्सेलरेशन की, तो जो मीन पोजीशन है वहां पर डिस्प्लेसमेंट है 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यानी फोर्स जो है वो है अपने पास में माइनस के इंटू एक्स। तो जैसे मीन पोजीशन पर है तो मीन पोजीशन पर एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है। अगर यहां पर x इक्वल टू 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। तो मतलब मीन पोजीशन पर फोर्स क्या होगा 0 और अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। लेकिन जैसे ही मैंने इसे डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से इधर तो फोर्स बढ़ा, एक्सेलरेशन भी बढ़ा, बल्कि मैं अब एक्सेलरेशन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा रिटार्डेशन, क्योंकि इस तरफ पहुंच रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पार्टिकल की इधर होगी, इधर जा रहा है, लेकिन फोर्स तो इधर लग रहा है। और फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। और आगे बढ़े और रिटार्ड करने की कोशिश की, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, यहां तक पहुंचे। जब यहां पर पहुंचे तो फोर्स मैक्सिमम हो गया एक्सट्रीम पर। अच्छा, एक्सट्रीम पर पहुंचते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्यों 0 होगी? वेलोसिटी इसलिए 0 होगी क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई होती तो ये एक्सट्रीम ही नहीं होता, इससे और आगे जाता। इसका मतलब ये हो गया यहां पर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी तो 0 होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी यहां पर फोर्स होगा मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी क्या होगा मैक्सिमम। अब एक्सेलरेशन मैंने बोला है तो ये इधर की डायरेक्शन में लग रहा है हमेशा फोर्स, और एक्सेलरेशन भी इधर की डायरेक्शन में। इसका मतलब अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, टर्न करेगा पार्टिकल, और पार्टिकल जैसे इधर की तरफ टर्न करेगा, इस तरफ जब इस पर फोर्स लग रहा है तो इधर आया, थोड़ी डिस्टेंस पर इधर बढ़ा, फोर्स कम हुआ और 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 यहां आकर के 0 हो गया। यहां फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, यहां तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। भाई क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि जब ये पार्टिकल इधर बढ़ता जा रहा एक्सेलरेशन तो अभी है, चाहे माने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका रेट कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी ना कम हो रही है, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है ना, चेंज हो रहा है ना उसका, लगातार बढ़ती चली जा रही, बस बढ़ने का रेट कम हो रहा है। धीरे 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 पहुंचे यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर फोर्स 0 और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया 0। अब बात करते हैं आगे। जैसे ये पार्टिकल इधर की तरफ जब बढ़ेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा और इस तरफ लगेगा, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते 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 यहां तक पहुंचेगा, और इधर की तरफ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फिर से यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा मैक्सिमम, और फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम। अब एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा, फिर पार्टिकल इस तरफ आएगा, फिर अगेन इधर आएगा, फिर अगेन इधर आएगा, फिर अगेन इधर आएगा। तो ये जो फोर्स है जो इसकी वेलोसिटी को कम या बढ़ा रहा है लगातार, लेकिन जैसे मैंने देखा इस फोर्स को, जैसे मैंने इधर डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स इधर लगना चालू, इधर डिस्प्लेस किया फोर्स इधर लगना चालू, मीन पोजीशन पर फोर्स कैसा हो गया 0। यानी कि अगर मैं देखूंगा तो ये जो फोर्स है वो ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स टू द मीन पोजीशन, यानी अपनी जो इसकी पोजीशन थी मीन पोजीशन, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम थी, वो मीन पोजीशन थी जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी मिनिमम थी, उस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कंजर्वेटिव है फोर्स, अपने आप आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ये फोर्स जो है वो ऐसे फोर्स को बोलते क्या है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाह रहा है, इसके चेंज होने ही नहीं दे रहा किसी वजह से, अगर मैंने चेंज किया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं, एक टर्म और आता है टाइम पीरियड की। सो टाइम पीरियड क्या होता है ये देख लेते हैं।
टाइम पीरियड होगा, मान लो पार्टिकल यहां से चला, अपने पाथ को उसी फेस में अगर सेम इंटरवल में कोई पार्टिकल रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। जैसे एग्जांपल मैंने कहा साइन का कोई कर्व है, तो ये 0 है, ये इसका टाइम पीरियड टी है। क्यों है? क्योंकि अगर यहां पर मैं किसी बंदर को बैठा दूंगा और यहां पर एक किसी बंदर को बैठा दिया, इनका फेस सेम है। ये नहीं है कि अपने ये देखो ये पाथ को ऐसे रिपीट ना, सेम फेस में यहां पर आया, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और यहां पर ये जो वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है। अब अपने पाथ को दोबारा रिपीट करेगा डेफिनेट टाइम के बाद में, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो ये देखो इधर की तरफ पार्टिकल चल रहा है, तो अभी इसका इधर की तरफ फेस है। अब ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यानी सेम फेस में आ गया। ये इसका टाइम पीरियड है, एक चक्कर इसने अपना कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल is called time period. इसे टाइम पीरियड कहेंगे। अब आगे बात करते हैं, समझो। अब अगर मैं बात करूं यहां पर जब पहुंचा हूं तो वेलोसिटी 0 होगी, और जब वेलोसिटी 0 होगी इसका मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व थी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, मैं कह रहा हूं यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में जब हम पहुंच रहे हैं एक्सेलरेशन 0, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी मैक्सिमम इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड कर रही है ना वेलोसिटी के ऊपर, मैं 0 कह सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अगर मैं इससे रेफरेंस लेवल मानूंगा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, अदरवाइज मिनिमम तो है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ऐसे यहां पर पहुंचूंगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पर 0, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम तो यही है, और ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम होती है। अच्छा, हार्मोनिक मोशन जितने भी होते थे, मैंने बोला था कि वो मैकेनिकल एनर्जी, पीरियोडिक मोशन मैकेनिकल एनर्जी उनमें कंजर्व रहती थी। प्लेनेटरी मोशन ही देखा था, तो यहां पर भी हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व ही रखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो टाइम पीरियड की बात थी। ऐसे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? 1 में टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मैंने कहा एक रिवॉल्यूशन टी टाइम में, ये टाइम पीरियड है, टी टाइम में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं बच्चों से ये पूछूंगा कि एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो क्या लिख दूंगा मैं? एक सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 1/t। और एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, यानी यही फ्रीक्वेंसी है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाएगी तो या तो इसे लिख देंगे 1/टाइम है तो पर सेकेंड, या इसे हम लोग लिख सकते हैं हर्ट्ज। डायमेंशन अगर फ्रीक्वेंसी की देखेंगे, सो डायमेंशन इज m0 l0 t की पावर -1, ये डायमेंशन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी डेफिनेशंस आएंगे, वो हम देखते हुए चलेंगे।
तो अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी, सो कंडीशन ऑफ एसएचएम इज d2x ओवर dt2 यानी एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये थी, ये कंडीशन ऑफ एसएचएम थी। तो अभी मुझे चेक करना है कि अगर कोई इक्वेशन मैंने दे दी और पूछा जाए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि x इक्वल टू दे रखा है e टू द पावर i ओमेगा t, वेयर i इज इमेजिनरी नंबर, वेयर i इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा जिसे कहते हैं। सो बताना है कि ये एसएचएम है या नहीं है। द बॉडी displacement of a body is defined as e to the power iota omega t, then prove that it perform SHM or not. Prove that it performs SHM or not. So बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। डबल डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी d2x ओवर dt2। इसका डिफरेंशिएशन अगर e की पावर x का करते थे तो e की पावर x ही होता था, और ये वाला टर्म सामने आ जाएगा, यानी i ओमेगा e टू द पावर i ओमेगा t के रेस्पेक्ट में कर दिया। एक बार सिंगल, एक बार डिफरेंशिएशन किया इसका। अगेन इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे यानी d2x ओवर dt2, तो एक बार और ये आ जाएगा, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये आई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है -1 के, सो d2x ओवर dt2 इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी। तो मैं लिख सकता हूं इसे d2x ओवर dt2 माइनस उधर पहुंचेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू x के इक्वल थी तो इसे हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई एंड दिस इज कंडीशन ऑफ एसएचएम, सो इट परफॉर्म्स एसएचएम। प्रूव हो गया। तो अगर मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन में ये दे रख पूछ दिया हो कि कोई बॉडी अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, कोई बॉडी है वो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, वो कोई इक्वेशन दे रखी है, पूछा जाए कि बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है d2x ओवर dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे और प्रूव कर देंगे कि एसएचएम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म। अब इसमें हमें निकालनी क्या है, एक तो मुझे निकालना है वेलोसिटी और x के बीच में इक्वेशन और उसका ग्राफ, एक्सेलरेशन और x के बीच में इक्वेशन और उसका ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एंड इक्वेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन एंड ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी रिलेशन। ये सारे मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम हो गया, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। चलो निकालते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन के बारे में तो पता ही है। एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैंने कहा, ये बात अभी मैं प्रूव नहीं करनी है, बाद में ये चीज पता लगेगी कि तो मैंने कंडीशन बताई थी कि एक्सेलरेशन जो है वो इसके इक्वल होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक इक्वेशन तो पता है अपने को, इसी से देखेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो अगर मैं ये कहूं कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा, भाई ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ये जो ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, ए को मैं वाई एक्सिस मान रहा हूं, इसे एक्स एक्सिस मान रहा हूं, यानी वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स। वेयर स्लोप क्या है इसका, ओमेगा स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स की जो ग्राफ आता था वो स्ट्रेट लाइन आती थी, तो यहां बनेगी स्ट्रेट लाइन। अगेन मैं एक काम करता हूं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन देखूंगा। सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन भी यही शो करेगा। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में आगे बताऊंगा कि कैसे आता है। ठीक है, अभी ये कंसीडर करते हैं।
सो मुझे ये पता है, वी नो दैट a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का निकालना है, तो एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? एक्सेलरेशन a इक्वल टू होगा b dv ओवर dx इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि b dv इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ध्यान देना जरा, मैं अगर ये लेकर के चलूं कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन थी वो x थी, ये मीन पोजीशन है। अब मैं ये नहीं मान रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन था। हो सकता है पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे, जनरल फॉर्म में लेकर के चल रहा हूं, यहां पर था, और टाइम t इक्वल टू t पर ये पार्टिकल पहुंच गया एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? a के इक्वल हो गई, प्लस यहां पर वेलोसिटी हो गई इसकी 0, और इस इंस्टेंट पर जब x है तो इसकी वेलोसिटी है लेट b। तो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है टर्म को, तो इनिशियली जब पार्टिकल x पर है, डिस्प्लेसमेंट जब इसका x है, तब वेलोसिटी इसकी है v। जैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एम्पलीट्यूड के बराबर, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। b dv का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज b स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देन 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। 0 तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास में ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बल्कि मैं लिखूंगा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लिखूंगा? क्योंकि इसी पार्टिकुलर पोजीशन पर इसके दो फेस होंगे। पार्टिकल एक तो जाते टाइम जब जाएगा तो इधर की तरफ फेस होगा, और आ रहा होगा तो इधर की तरफ फेस होगा, यानी एक बार मैं वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव ले सकता हूं, दूसरी बार इसकी वैल्यू नेगेटिव ले सकता हूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना। ध्यान देना, मैंने लिखा यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मुझे बी और एक्स के बीच का ग्राफ देखना, ये टर्म इधर ले जाता है। सो बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मैं अगर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये वैल्यू आ गई 1। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, सो ये बना बी अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं इसे वाई एक्सिस मानूं, इसे एक्स एक्सिस मानूं, तो ये एलिप्स की इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो एलिप्स फॉर्म करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात ये करूं कि यहां पर वेलोसिटी की भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बी मैक्स। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहां होती है? यहां तो होती नहीं थी। कहां पर होती थी? जब मीन पोजीशन पर होते थे, तो मीन पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैं मैग्नीट्यूड केवल लिख रहा हूं, वो कितना हो जाना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0 बी स्क्वायर इक्वल टू, सो बी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा। अच्छा, यहां पर ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की, और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए है। तो अगर ग्राफ बनाऊंगा मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इधर डिस्प्लेसमेंट इधर वेलोसिटी, तो इधर इसके मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस ए, और इधर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई ए ओमेगा। ये माइनर एक्सिस हो गया और ये मेजर, सेमी मेजर एक्सिस हो गया। ये ग्राफ हो गया बी और एक्स के बीच का। यहीं पर अगर मैं एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, यानी ए मैक्स निकालूंगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ देख रहा हूं, डायरेक्शन से नहीं मतलब, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होता है? जब एम्पलीट्यूड पर होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई।
तो हम लोगों ने दो चीजें यहां पर सीखी, एक तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट अपने पास में जो पॉइंट है वो मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है किसी पार्टिकुलर पोजीशन x पर आ चुकी है। अब इसी इक्वेशन से, सिंपल काइनेमेटिक्स है, इसी इक्वेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान देना, अगर मान लो मैंने ये लिखा वेलोसिटी v इक्वल टू था या v स्क्वायर इक्वल टू था ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं मान के चल रहा हूं, लेट कर रहा हूं कि यहां पर जो पार्टिकल था ये x इक्वल टू 0 था या मेन पोजीशन है। मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि इनिशियली पार्टिकल का फेस जो है वो 0 नहीं है, वो किसी फेस पर है, शुरुआत में कहीं है वो पार्टिकल, t इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट कर रहा है। यानी अगर मैं लेकर के चलूं कि t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल जो था वो x पर नहीं था, कोई इसकी पोजीशन थी, मैंने लेट कर ली x1 थी, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये वैल्यू कांस्टेंट है x1, इनिशियली यहां पर है तो यहीं पर है, और बाद में किसी टाइम t पर ये पार्टिकल x पर हो गया, तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट t पर क्या आएगी, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई दिक्कत है नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें चाहिए, तो b इक्वल टू क्या होता है, b इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। b को मैं लिख सकता हूं dx ओवर dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशियल फॉर्म बनी, तो ये वाला टर्म चला आएगा इस तरफ, सो dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ dt। ये तो बना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt, इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट कहां से कहां तक डालनी है, देखो x की जो लिमिट है, इनिशियली x की वैल्यू मैंने यहां पर लेट की x1, बाद में पहुंच गया x पर, और ये x1 जो है टाइम t इक्वल टू 0 पर है, और बाद में इसका टाइम है t। इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ये वाला जो टर्म होता है, इसका इंटीग्रेशन आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स वाई है। ये आ गया, और इधर अगर इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये बन गया ओमेगा टी। लिमिट लगा देंगे x1 से लेकर के x तक, यहां लगाने की जरूरत नहीं, ओमेगा टी माइनस टी, 0 से t लगाएंगे तो t आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा अपने पास में अपर लिमिट यानी साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स x1 वाई ए इक्वल टू ओमेगा टी। ये बन गया, ये वाला टर्म उस तरफ पहुंच जाएगा, सो साइन इनवर्स एक्स वाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x1 अपॉन में ए। यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, इधर से इनवर्स हटेगा, साइन में पहुंचेगा, सो x इक्वल एक्स वाई ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स वाई x1 वाई, यानी x की वैल्यू आ जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x1 वाई ए। तो ये वाला टर्म है क्या आखिर, अगर इनवर्स के अंदर ये फंक्शन है तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये तो एक एंगल है, एक फेस है, और ये एंगल जो है वो इनिशियली अगर कोई वैल्यू ली जाती है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट फेस, और इसे हम लोग फेस मतलब एंगल को फाई से डिनोट कर लेंगे, तो यहां पर बन जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, कहीं कहीं पर ये लिखा होता सीधे सीधे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इक्वेशन तो ये है, लेकिन a साइन ओमेगा टी तब लिखा होता है अगर मैं मान के चलूं कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था, और पार्टिकल अगर यहां पर x इक्वल टू 0 पर होगा
तो x इक्वल टू जीरो यहाँ अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है, तब ये बनेगा केवल a sin ओमेगा t। लेकिन अगर किसी फेस पर होगा, यानी अगर यहाँ पर आ गया किसी फेस पर है, किसी एंगल पर है, तब ओमेगा टी प्लस फाइव देगा। मान लो पार्टिकल जो है इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तब ये कितना एंगल चल लेगा। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल जो है पूरा एम्पलीट्यूड एक कवर करके आ चुका है, यानी कि इसने एंगल कवर किया है पाई बाई टू, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, और वो वैल्यू हो जाएगी कॉस ओमेगा टी के बराबर। चलो बना के देखते हैं इसका ग्राफ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ग्राफ। मुझे पता है साइन का जो ग्राफ होता है वो ये साइन ओमेगा टी का, देयर दिस इज द एम्पलीट्यूड पोजीशन। लेकिन प्लस फाइव अगर करूंगा तो फाइव ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इतने एंगल लीड कर रहा है। इतने एंगल लीड करने का मतलब जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो वो इस वाले ग्राफ में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम पहले ही जीरो रहा होगा, वो लीड कर रहा होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देंगे कुछ ऐसे। ये फेस जो है वो फाइव का है। अगर साइन का ग्राफ देखते हैं तो जीरो, ये पाई, ये टू पाई, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये फेस फाइव का है। ग्राफ तो एक ही है, साइन और कॉस सारी चीजें सेम होती है, तो x और t के बीच का ग्राफ बन गया। अब हम इक्वेशन देखेंगे वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तो देख लेते हैं इसे। हम लोग लेट करे ले रहे कि पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर था, तब इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो dx ओवर dt इक्वल टू आ जाएगा a sin ओमेगा t का होगा cos ओमेगा t, और ये ओमेगा सामने आ जाएगा। सो वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t। और एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। सो dv ओवर dt एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो a ओमेगा तो रहेगा, cos ओमेगा t का होता है माइनस साइन ओमेगा t, यानी माइनस साइन इधर और एक ओमेगा और सामने आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, ध्यान देना, साइन और कॉस के बीच में फेस डिफरेंस होता है पाई बाई टू का, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो फेस डिफरेंस होगा वो पाई बाई टू होगा। फेस डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाई टू, एंड फेस डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ये माइनस में आ रहा है प्लस में, यानी 180 डिग्री पाई का होता है। ग्राफ अगर हम लोग देखें, ध्यान दो, तो तीनों के ग्राफ एक साथ बना लेते हैं। तो इधर तो हो गया अपने पास में x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस तरफ हो गया वेलोसिटी b इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कॉस वाला बनेगा, यानी यहां से ऐसे स्टार्ट होगा। और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, माइनस का, इधर से साइन का ग्राफ स्टार्ट होगा। तो इसके और इसके बीच में फेस डिफरेंस है पाई बाई टू का। देखो, जो चीज, जो वैल्यू है यहां पर, ये तो लीड कर रहा है ना पाई बाई टू, जो वैल्यू पहले से t इक्वल टू जीरो यहां पे, वो t इक्वल टू यहां पर होगा जीरो, तो ये पाई बाई टू लीड कर जाएगा, फेस डिफरेंस पाई बाई टू इधर। और इसमें क्या होगा, 180 डिग्री लीड करेगा, क्योंकि यहां पर देखो इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये 180 डिग्री लीड कर जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में लेफ्ट कर जाएगा 180 डिग्री, इस तरीके का ग्राफ आ गया। तो ये तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इनके बीच के ग्राफ्स थे। तो अभी आज जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ डेफिनेशंस, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियडिक मोशन क्या होता है, ये सारी चीजें सीखी, इनके बीच में कुछ रिलेशन सीखे।
जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उनमें इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आएंगे, वो हम लोग न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स मेंस लेवल, एडवांस लेवल प्लस उससे ये सारी चीज़ें करेंगे। थैंक यू।